First of all, good morning everyone. I'm Advocate Shifa Khalid Bendode. I welcome you all in our today's session related to matrimonial dispute. As we all know that matrimonial disputes are increasing in our society day by day, and there are a lot of women who really don't know about the legal rights and legal remedies that law has given to them. So to solve all the questions and all the queries related to the matrimonial disputes, we have our special guest today, that is Honorable Justice Swati Chauhan ma'am. She's a former family court judge. So yeah, we all welcome you ma'am for today's session, and without wasting time, we just start with our session. So will you please introduce yourself in a short, and how was your experience as a family court judge? Okay. Thank you शिफा. सबसे पहले मैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि मैं जब फैमिली कोर्ट में प्रमुख न्यायाधीश थी तब मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ किए हैं, लीगल एड प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आबिद अहमद और हाफसा दोनों सहभागी हुए थे और हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लिए, जैसे अवेयरनेस ऑफ वुमेन, जैसे तुमने अभी बताया कि बहुत सारे कायदे ऐसे हैं जिसके बारे में महिलाओं को पता नहीं है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए हैं महिलाओं के लिए, ताकि उनको उनके राइट्स, उनके हक के बारे में पता चल सके। और जब हम हक की बात करते हैं तो हमको ड्यूटी की भी बात करनी चाहिए। तो उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिया है। सो मैं बहुत खुश हूँ आज ये प्लेटफॉर्म पे आकर मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आज। मेरी पहचान ऐसी है कि मैंने LLB, LLM और MPhil किया है वुमेन एंड लॉ में। तो मैं हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो भी मैं कर पाऊँ अपने लेवल पे, मैं जहाँ भी हूँ, जुडिशरी में हूँ या जुडिशरी के बाहर हूँ, तो वो मैं करती रहती हूँ। वैसे मेरा जज का टेन्योर ऑलमोस्ट करीब 25 साल का रहा, जिसके अंदर मैंने क्रिमिनल कोर्ट्स का काम संभाला है, सिविल कोर्ट का काम संभाला है। एक मेरे पास स्पेशल कोर्ट था मुंबई में, जो रेड लाइट एरिया के केसेस थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो मैं स्पेशल जज भी रह चुकी हूँ वो कोर्ट में। और बाद में मैंने 2010 से लेके 2023 तक फैमिली कोर्ट का काम किया, और जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो मैं प्रिंसिपल जज थी फैमिली कोर्ट मुंबई में। तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा जो वुमेन्स है उनको मैट्रिमोनियल रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम। सो एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है वो सब चीज़ों के लिए। क्या ये ज़बरदस्ती की शादी वैलिड होती है, और ये सब चीज़ों में क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उनको? ओके, तो देखो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास इंडिया में स्पेशली, कि बिना मर्जी के शादी हो गई। तो इसके लिए ना, इसका मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि अगर जो हम, और इंडिया का और एक स्पेशलिटी है कि हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, और सब रिलीजन के पर्सनल लॉज है, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट है, ज्यूज़ के भी मैट्रिमोनियल केसेस हम यहाँ देखते हैं। डेफिनेशंस है हर रिलीजन के कि कौन हिंदू के डेफिनेशन में आएगा, कौन मुस्लिम है, कौन ज्यू है, कौन क्रिश्चियन है। तो सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, मगर एक जो कॉमन थ्रेड है सबका, कि सब पर्सनल लॉ में लिखा गया है, बताया गया है कि बिना कंसेंट के शादी वैलिड नहीं होगी। एज ऑफ मेजॉरिटी आ गया। पैरेलल में हम अगर जो देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है कि नाबालिग बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो कंसेंट देने के लायक तैयार नहीं हुए हैं, वो रीज़न है कि बच्चों की शादी नहीं हो सकती है। तो जब बच्चे 18 और 21, लड़कियां 18 और बॉयज़ 21 ईयर्स के हो जाते हैं, तो दे आर रेडी फॉर मैरिज। ये हिंदू लॉ में भी है कि विदाउट कंसेंट, विदाउट वैलिड कंसेंट शादी नहीं हो सकती है। और अगर जो मुस्लिम लॉ की भी बात करते हैं, तो जब निकाह होता है ना, तो पूछते हैं वाइफ को कि कबूल है। जब तक वो बोलती नहीं कि कबूल है, वो निकाह मुकम्मल नहीं होता है। तो कंसेंट बहुत अहम भाग है, पार्ट है वैलिड मैरिज का। तो अभी ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है,
उसके अंदर है कि जबरदस्ती शादी जब होती है और वो लड़की बालिग होने के बावजूद भी उसकी जोर जबरदस्ती के साथ शादी की गई है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वो कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है वॉइडेबल मैरिज का। उसको कोर्ट में जाके बताना होता है कि मेरी मर्जी के बगैर, या मुझे बहला फुसला कर, या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देके मेरी कंसेंट गलत तरीके से कोएर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेकर के ये शादी हुई है, तो वो एक डिक्लेरेशन ले सकती है कि ये जो शादी की गई थी वो वॉइडेबल है, वो रह नहीं सकती है, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब पर्सनल लॉ में है, कंसेंट सब पर्सनल लॉ में है कि बिना कंसेंट की शादी जायज़ नहीं मानी जाएगी। अच्छा, तो एक वुमन है जो पूछना चाहती है कि अगर ससुराल वालों से हरासमेंट हो रहा है और ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो एक औरत के पास क्या लीगल ऑप्शंस होता है? बहुत सारे लीगल ऑप्शंस होते हैं, मतलब सारे कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स तो उसी से चलते हैं। तो हैरेसमेंट है तो वो ना एक तो पुलिस स्टेशन जा सकती है। बहुत देखो, हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए, टॉर्चर भी नहीं होना चाहिए, वायलेंस भी नहीं होना चाहिए और क्राइम भी नहीं होना चाहिए। तो वो हरासमेंट अगर जो क्राइम लेवल का हो रहा है तो डेफिनेटली पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मगर जैसे नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ रिलेशनशिप है कि सास बहू के झगड़े होते हैं, बोलाचाली होती है, थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर है, वर्बल अब्यूज है, तो इमीडिएटली, और वो औरत को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिश्ते में रहना है मगर मुझे ये वायलेंस या हैरेसमेंट नहीं चाहिए, तो प्रोबेशन ऑफिसर के पास जा सकती है, प्रोबेशन ऑफिसर हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, वो महिला ग्लोबल केयर फाउंडेशन में आबिद अहमद के पास आके बोल सकती है मेरी मदद करो। तो ऐसे बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। आखिरी दरवाजा कोर्ट का है कि जब ये सब स्टेजेस पे, फ्री लीगल एड में मुंबई में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, लेट्स टॉक, चला बोलू या, तो यहाँ पे जा सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक औरत है, उसका हस्बैंड अल्कोहलिक है, रोज आके उसको गाली गलौज करता है, दिन भर बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत प्यार भी करता है, बच्चों को भी प्यार करता है, मगर जब शराब पीकर आता है तो वो 4-5 घंटे शाम के उसके दिक्कत वाले जाते हैं। तो देन इसको कोर्ट में तो जाना नहीं है, उसको डिवोर्स भी नहीं लेना है, मगर उसको एक शांति चाहिए घर के अंदर, वायलेंस नहीं चाहिए, वर्बल अब्यूज भी नहीं चाहिए। तो ये सब डोर्स ओपन है कि प्रोबेशन ऑफिसर के पास जाए, लेट्स टॉक के पास जाए, जो डालसा का एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे डी एडिक्शन का इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है कि ये बंदे को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन के बजाय इसको डी एडिक्शन में ले जाओ, इसकी जो वो बुराई है, जो आदत सही नहीं है उसके भी लिए, उससे उसको मुक्ति दिला दो, एंड देन दे कैन एंड अप इनटू अ हैप्पी फैमिली। तो पुलिस, प्रोबेशन ऑफिसर्स, एनजीओज एंड कोर्ट, ये सब दरवाजे खुले हैं। सो और एक क्वेश्चन है, अगर शादी से पहले किसी ने अपनी इनकम या बीमारी के बारे में झूठ बोला या इम्पोर्टेंट बात छुपाई हो तो इस पे क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं? अच्छा, ये इसका आंसर रिलेट होता है जो एकदम पहला तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि बिना कंसेंट के। तो अगर जो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जिससे वो रिश्ते का ट्रस्ट चला जाए, या वो एक फाउंडेशन है कि ये सब इंफॉर्मेशन जानने के बाद वो लड़की ने कंसेंट दी है, तो वो कोर्ट में जाके बता सकती है कि मेरी कंसेंट फ्रॉड या फॉल्सली ली गई है, तो मुझे अब ये मैरिज वॉइडेबल डिक्लेयर करना है क्योंकि मेरी मर्जी ही गलत इन्फॉर्मेशन से सीख की गई थी। अभी बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन बायोडाटा आता है लड़कों का, लड़कियों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही गलत बायोडाटा देते हैं, लड़कियां भी गलत बायोडाटा देती हैं। आई शेयर अ स्मॉल एग्जांपल कि एक फोटो भेजा गया था एक लड़के को लड़की का, एंड देन जब उसने पर्सनल देखा तो लड़की वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, और जो फोटो से भेजा गया था वो एक फेयर लड़की का था। इसमें शादी नहीं हुई, बट ऐसी चीजें होती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। तो बेसिक जिम्मेदारी हमारी ही होती है कि जब हम कोई रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर हम सर्च कर ले, सब पता कर ले, और बाद में कोई कमिटमेंट में जाए, बिकॉज मैरिज इज अ कमिटमेंट। इट्स नॉट वेरी इजी कि तुमने कमिटमेंट दिया एंड देन फिर कोर्ट में चले गए कि ये गलत है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, नहीं लिए, गलती हो गई तो फिर उसको क्योर भी कर सकते हैं कोर्ट में जाके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे
क्या डोमेस्टिक वायलेंस लॉ सिर्फ औरतों के लिए है या फिर कोई मर्दों के लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है ये सब चीज़ों में? देखो, अभी तक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो विक्टिम है वो एग्रीव्ड पर्सन जो बोलते हैं वो सिर्फ वुमेन है। Okay. तो वो कायदा भी डेवलप होता है, मतलब जब हम कोई भी नया कानून आता है, कायदा आता है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको उसके चैलेंजेस समझ में आते हैं कि अरे ये कायदा बना बट इसके अंदर ये चैलेंज है। तो पहले जब एग्रीव्ड पर्सन का जो डेफिनेशन था या व्याख्या थी उसके अंदर सिर्फ वाइफ आ सकती थी, मगर अब वो भी डेवलप हो गया है। वो डेवलप होकर अभी वाइफ के साथ साथ मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी आ सकती है। बट अभी तक ऐसा है कि महिला, औरत ही विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस में। अभी तक ये कायदे का फायदा मर्दों को नहीं दिया गया है। मगर हम देखते हैं, हम समझते भी हैं कि हर बार औरत ही सही नहीं होती, गलत भी होती है और आदमियों के साथ भी इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे क्रूअल्टी या वायलेंस होता है। तो आई होप कि ऐसा कोई प्रोटेक्शन आदमियों को भी मिले। तो फिर कोई अदर चांस उनके लिए कि जहाँ पे जो मर्द है वो फाइल करे केस, जहाँ पे उनको थोड़ा सा फील होता है कि मिसयूज हो रहा है रिलेटेड टू लॉज, जो वुमन फेक केस फाइल करती है। हाँ, काफ़ी सारे केसेस अभी हम देख रहे हैं कि जैसे फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम औरतों ने भी छुपाई है, तो केसेस हो रहे हैं वैसे। और एज आई सेड कि क्राइम, जब क्राइम होता है, सपोज एक औरत ने एक आदमी के साथ, एक वाइफ ने एक हस्बैंड के साथ क्राइम किया तो पीनल कोड है ही। डोमेस्टिक वायलेंस आज तक तो ऐसा है कि कायदा सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है। अगर बट हस्बैंड्स को कोई इशू रहेगा तो वो लोग कैसे फाइल करें या फिर कैसे? वो लोग, मैंने बोला ना कि वो अगर जो क्राइम हो रहा है कुछ तो एफआईआर कर सकते हैं वाइफ के अगेंस्ट में। सो आगे का क्वेश्चन ऐसा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम कंप्लेंट नहीं करना चाहता तो क्या कोई उनकी तरफ से कोई और पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके जो भी, मतलब जिसको पता चल रहा है कि भाई इसके साथ घर के अंदर कौटुंबिक अत्याचार हो रहा है तो वो लोग कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल वो नेबर्स हो सकते हैं, वो लड़की के पेरेंट्स हो सकते हैं। कभी कभी प्रोबेशन ऑफिसर को पता चलता है कि ये घर के अंदर ये औरत के साथ अत्याचार हो रहा है, कौटुंबिक अत्याचार हो रहा है, तो वो भी सो मोटो भी उसके अंदर कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि एक औरत है और ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वो घर के बाहर भागकर आई एंड लहूलुहान है, उसको बहुत सारी इंजरी हो गई है और बहुत रो रही है। तो वो जो लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? कि वो हेल्प करने क्या करना चाहिए? तुमको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? थोड़ा मतलब कंप्लेंट फाइल करे, पूछना चाहिए। नहीं, वो उसके शरीर से खून बह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल सब चीज़ें, हाँ। देन आफ्टर पूछेंगे कि कैसे, क्या सीन है, क्या हुआ। तो ना तीनों चीज़ें करनी चाहिए। पुलिस को भी बुलाना चाहिए, उसको मेडिकल असिस्टेंस भी देना चाहिए और उसके जो वेल विशर्स है, पेरेंट्स है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस की राह देखो या मेडिकल की, ये तीनों चीजें उसके लिए करनी चाहिए। इवन दो उसका कंसेंट नहीं रहेगा या तो फिर विदाउट इन्फॉर्मिंग हस्बैंड, ऐसा कुछ वो बाद में आएगा कि हस्बैंड ने किया, किसने किया। बट इफ यू सी अ वुमेन विक्टिम रनिंग आउट ऑफ द हाउस इन एन इंजर्ड कंडीशन, तो पुलिस को भी बोलो, उसको मेडिकल असिस्टेंस भी दो और उसके वेल विशर्स को तुरंत इन्फॉर्म करो। ये तीनों एक्शन एक साथ लेना चाहिए। क्या बीवी और बहू को घर से निकाल देना डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है और इसमें विक्टिम क्या कर सकता है? बिल्कुल, ये डोमेस्टिक वायलेंस का ही किस्सा माना जाता है कि जब कोई बीवी या बहू को घर से बाहर निकाल दिया तो उसके पास वो पुलिस स्टेशन में जा सकती है, वो प्रोबेशन ऑफिसर के पास जा सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोर्ट के अंदर जाकर अपने लिए अकोमोडेशन मांग सकती है, री एंट्री मांग सकती है घर के अंदर। देखो, एक कंसेप्ट है मैट्रिमोनियल होम जिसको बोलते हैं। तो जो औरत की शादी हुई और जब वो जिस घर में वो अपने पति के साथ रह रही है शादी के बाद,
हम उसका जो संसार हो रहा है, जो उसका डे टू डे लाइफ चल रहा है हस्बैंड के साथ, वो घर उसका मैट्रिमोनियल होम हो जाता है और उसको पूरा राइट है कि वो घर में रहे, उसको वो घर से बाहर नहीं निकालते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। कायदा बोलता है कि उसका वो शेल्टर है, उसका वो रहने का हक का घर है, उसको वहां से नहीं निकाला जा सकता है। और अगर जो कोई निकालता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास हो, चाहे इन लॉज दूसरे कोई हो, अगर जो बीवी को या बहू को घर से बाहर निकालते हैं तो वो वापस री एंट्री भी का राइट मांग सकती है कोर्ट से। और नॉर्मली कोर्ट वैसे ऑर्डर्स देते हैं कि उसको घर से नहीं निकाल सकते, इंजंक्शन ऑर्डर मिलते हैं। निकाल दिया है तो री एंट्री का ऑर्डर होता है। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उसकी खुद की सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, तो उसको हस्बैंड को बोलते हैं कि आप इनके लिए ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का बंदोबस्त करो, उनको रेंट पे घर लेके दो, मगर सर के ऊपर औरत के और बहू के छत होना जरूरी है। और ये इन लॉ, ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है, उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और एक क्वेश्चन ऐसा है, सारे कानून वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए ही है या आदमी डोमेस्टिक वायलेंस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लेके कहाँ जाएगा फिर? देखो ऐसा है कि कभी भी कोई कायदा बनता है, नया कायदा बनता है, तो उसके पीछे ना कुछ कारण होता है। तो बहुत कितने 100 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत सारे राइट्स महिलाओं को नहीं दिए गए हैं। बेसिक एमिनिटीज में भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये और अब ऐसा था कि घर, देखो पीनल कोड तो बहुत पहले से है, इंडियन पीनल कोड था, अभी BNS है, मगर अगर जो हम हमारी औरतों का सर्वे करें तो कोई औरत को अच्छा नहीं लगता है जाए पुलिस स्टेशन में और इन लॉज और हस्बैंड के अगेंस्ट में जाके सीधा कंप्लेन कर दे। और जाती भी है तो उसको वहां से वापस भेजा जाता है कि भाई ये तुम्हारा घर का मामला है, घरेलू मामला है, आप जाके सेटल करो, आप एडजस्ट करो। ये सब सिचुएशन में बहुत सारा वायलेंस ना अनअटेंडेड रह रहा था। महिलाओं को हमारे यहाँ सीख दी जाती है जब शादी होती है तो बेटी अब तुम्हारा घर वही है, अब यहाँ से तुम्हारी डोली उठती, वहां से तुम्हारी अर्थी उठेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा जो समाज था वो चल रहा था। और ससुराल में अगर जो औरत को तकलीफ है तो वो कहाँ जाए? तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कायदा आया वो ऐसा है कि शादी प्रोटेक्टेड रहे, रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहे, बट उसके अंदर का वायलेंस निकल जाए और उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये परिवार जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली तो बात नहीं है। ये एक बात हो गई। अब तुमने बोला कि पुरुष को अगर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो कहाँ जाए? वो वापस घर आए और जरा अपनी बीवी के साथ समझदारी से फिर से जिंदगी शुरू करने का कोशिश करे, क्योंकि अभी ऐसा कोई कायदा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है ना। जैसे एक लिगेसी होता है ना कि हमारे पास अब्यूज अगेंस्ट वुमेन का लिगेसी रहा है। तो मेन का इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मेन को आज भी नहीं है। कुछ किस्से इधर उधर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट एक अलग से कायदा बनाया जाना चाहिए। इतना लेवल तक ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। प्रोबेशन ऑफिसर को कैसे अप्रूव करे या उनका ऑफिस कहाँ पे होता है? लाइक यू सेड अ लॉट ऑफ टाइम प्रोबेशन ऑफिसर को अप्रूव करना चाहिए, उनसे जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। देखो प्रोबेशन ऑफिसर जो हमारा गवर्नमेंट का महिला और बाल कल्याण विभाग है, उनके ऑफिसर्स उनके द्वारा अपॉइंटेड किए गए ऑफिसर्स होते हैं। नॉर्मली उनका मास्टर इन सोशल वर्क रहते हैं, वो उनका प्रॉपर उनका एक एजुकेशन बैकग्राउंड रहता है कि वो हेल्प कर सके समाज में जो भी कहीं प्रॉब्लम्स है तो उनको डील कैसे करना है, उनका ट्रेनिंग भी हुआ होता है। और ये पुलिस स्टेशन से अटैच रहते हैं, जो NGOs हैं बहुत सारे उनके साथ अटैच्ड रहते हैं ये। और महिला बाल कल्याण विभाग के साथ भी प्रोबेशन ऑफिसर्स अटैच्ड हैं। अगर जो कोई औरत पुलिस स्टेशन में जाती है कंप्लेन करने के लिए तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे वुमेन सेल अभी आजकल डेवलप हुए हैं
फंक्शनिंग में है कि सबसे पहले उसको काउंसलिंग किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसका प्रॉब्लम समझ लिया जाता है। और अगर जो वुमेन सेल पुलिस स्टेशन में ऐसा लगा कि ये सेटलमेंट के लायक है, ये प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं है, इसकी जान को खतरा नहीं है, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पुलिस स्टेशन में भी उनके वुमेन सेल के साथ प्रोबेशन ऑफिसर्स रहते हैं। तो आजकल प्रोबेशन ऑफिसर्स एनजीओज और कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे अभी फैमिली कोर्ट का बात है, हर एक केस जो फैमिली कोर्ट कौटुंबिक न्यायालय में दाखिल होती है, सबसे पहले उनको काउंसिलर के पास भेजा जाता है, जो 2 काउंसिलर, हर एक कोर्ट के साथ 2 काउंसिलर अटैच्ड होते हैं, ताकि पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बड़ा बिगर शेप ना ले, उसको सही ढंग से सेटल, एमिकेबली सेटल या सुलह कैसे करवा सकते हैं ताकि वो परिवार बच जाए, बच्चों को दोनों माँ बाप का सहारा मिले। तो समझा बुझा के सुलह हो सकती है तो काउंसिलर कोशिश करते हैं, तो कोर्ट में काउंसिलर्स भी हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि क्या एक मदर इन लॉ अपने बेटे या बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है क्या? देखो, मैंने अगेन पहले भी एक आंसर दिया कि बेटे के अगेंस्ट कर पाए, क्योंकि वो एक महिला है, और अगर जो उसको वायलेंस हो रहा है तो शी कैन ऑल्सो फिट इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड वुमेन। बट सास बहू के अगेंस्ट नहीं कर सकती है। बहुत एक अच्छा कायदा है सीनियर सिटीजन का। तो कभी कभी ऐसा है कि बहू की तरफ से तकलीफ हो रही है, कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, और ये लोग मदर इन लॉ फादर इन लॉ सीनियर सिटीजन है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, तो उनको वहाँ रिलीफ मिलेगा। मैं डोमेस्टिक वायलेंस में बहू के अगेंस्ट सास नहीं जा सकती। और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि लॉ डेवलप हो रहा है। कहीं कहीं ऐसे पड़ा है कि कुछ केसेस पेंडिंग है जहाँ पे सास ने बहू के अगेंस्ट किया है। कोई एक सेटल्ड लॉ अगर जो कोई जजमेंट आता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी डेफिनेशन में आ सकता है। अच्छा, अगर हस्बैंड का बिहेवियर डोमिनेटिंग हो और हर बात पे धमकी देना या मेंटली टॉर्चर करना, तो वाइफ क्या कर सकती है ये सिचुएशन में? ये मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि हम हमारे लड़कों को आज भी उसी ढंग से बड़ा करते हैं। अपब्रिंगिंग जो बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा डिफरेंशिएट होता है लड़के में लड़की में, तो वो लड़का एट द एंड जब बड़ा हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसने जो माहौल में अपने आप को पाया है, तो उसको लगता है कि ये तो स्वभाव बन जाता है ना, ग्रेजुअली हैबिट हो जाती है। तो सबसे पहले तो माँओं की जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों को जब बड़ा करती हैं तो वो लड़का और लड़की को इक्वालिटी में बड़ा करे, कि भाई बहन भी इक्वल है। मतलब भाई कोई डोमिनेटिंग नहीं है बहन के ऊपर, मतलब जैसे समानता बोलते हैं ना, वो बचपन से सिखाना चाहिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी। आजकल हम समानता लड़कियों को बोलते हैं कि समानता चाहिए, लड़कियां मांग रही, मतलब लड़कों को इन्वॉल्व करना चाहिए ना, उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि वी आर इक्वल्स। तो और दूसरी बात, हस्बैंड का डोमिनेटिंग बिहेवियर है तो अब उसके लिए जाके तो केस नहीं कर सकते कि मेरा हस्बैंड डोमिनेटिंग है। उसको धीरे धीरे प्यार से समझा बुझा के कभी काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, कोई थेरेपीज कराओ, उसको समझा बुझा के ट्रैक पे लाना। और ये महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही इनहेरेंटली अपने हस्बैंड को कैसे समझाना है वो थोड़ा कोशिश करे तो हो सकता है ये। बट अगर ये कुछ ज्यादा होने लग गया, ज्यादा हो गया, तो मैंने बोला इट विल बी डोमेस्टिक वायलेंस। वायलेंस के बियॉन्ड जाता है तो क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन, वायलेंस के हद तक है तो प्रोबेशन ऑफिसर्स एंड कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। अगर हस्बैंड अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छुपाए, इनकम का पता ना दे या पैसे छुपा कर रखे, तो वाइफ क्या कर सकती है? देखो, ये इकोनॉमिक अब्यूज बोल सकते हैं हम इसको, कि डोमेस्टिक वायलेंस में ना अलग अलग टाइप के अब्यूजेस बताए गए हैं। कि अभी तक हमारा कंसेप्ट बहुत रिसेंटली तक ऐसा था कि मारपीट हो जाए, उसको काला नीला जख्म हो जाए, खून निकले तो ही हाँ ये कुछ गड़बड़ है। एक चाटा मारा तो ऐसा समझा जाता था कि अरे हस्बैंड का तो राइट है, मार दिया, सॉरी बोल दिया, खत्म हो गया ना किस्सा वहां पे। बट नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक फिजिकल अब्यूज है,
वर्बल अब्यूज है कि गाली गलौज ना करें। हाँ। उसके बाद एक इमोशनल अब्यूज है कि मारा नहीं है बट इमोशनली टॉर्चर किया है कोई भी तरीके से, तो वो भी अभी उसके भी लिए रिलीफ मिलता है। एंड देन एक इकोनॉमिक अब्यूज है। तो ये जो किस्सा है कि अपनी इनकम छुपाना, अपनी इनकम बताना नहीं, जितना जरूरी है उससे कम पैसा देना, या वाइफ को जितनी जरूरत है बेसिक चीजों की वो भी नहीं उसको प्रोवाइड करना, ये सब इकोनॉमिक अब्यूज के केसेस में जाता है। तो दिस कैन बी एन केस ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। सेम रिलीफ है कि शी कैन आस्क फॉर she can ask for maintenance, she can ask for other reliefs की जो भी उसको समझो बच्चों की स्कूल की फीस है वो नहीं भर रहा है तो she can ask for that also। एंड अभी एक फैमिली कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिससे ये प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व होने जैसे आसार दिखते हैं कि कोई भी अगर जो मैटर कोर्ट में जाता है हस्बैंड वाइफ का, चाहे फिर वो मेंटेनेंस के लिए हो या अदर रेसिडेंस के लिए हो, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बोलते हैं कि आप अपना एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज कोर्ट में दाखिल कीजिए। तो ये ना एक जिम्मेदारी हो जाती है हस्बैंड की कि वो छुपा नहीं सकता है उसके बैंक अकाउंट्स, उसके इनकम टैक्स के पेपर्स, उसकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, उसके एफडीज, उसका म्यूचुअल फंड, उसकी सैलरी स्लिप, उसका प्रमोशन, उसका जो भी प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएट, एवरीथिंग, सब कुछ उसको कोर्ट के सामने खोल के देना पड़ता है। तो देन ये कब हो सकता है जब मैटर कोर्ट में जाए, है ना। हाँ। तो ये इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आता है। और अभी जब कोर्ट में मैटर्स जाता है तो अभी एफिडेविट ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज में जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सब इंफॉर्मेशन अपनी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की है वो कोर्ट के सामने दे दे, और वो कॉपी वाइफ को प्रोवाइड होती है। तो उसको फिर पता चल जाएगा कि हस्बैंड ने क्या क्या छुपाया है और उसको क्या क्या पता है, क्या क्या पता नहीं है। और एक क्लॉज डाला है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जो गलत एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अगर जो हस्बैंड देता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा आगे। तो और एक क्वेश्चन ऐसा, जैसे आपने बोला कि इकोनॉमिक अब्यूज़ भी एक कंसेप्ट रहता है, बट अगर हस्बैंड वाइफ की पूरी नीड्स कर रहा है, लाइक पूरी कर रहा है, जो भी नीड्स है, जो भी उसकी ख्वाहिश है, सब कुछ, एंड इन सच केसेस अगर वो उस इनकम जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ों में भी ये इकोनॉमिक अब्यूज़ के नीचे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसको इकोनॉमिक, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देना टूट जाती है। आप अपने फादर को पूछते हो कि आपकी सैलरी कितनी है, अगर जो आपकी सारी नीड्स पूरी होती है और नहीं भी होती है तो, और सपोज फादर नहीं बताते तो क्या करोगे? सेम रूल अप्लाइज। एक कहावत भी है ना, एक औरत को उसकी उम्र और एक आदमी को उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तो अगर जो हस्बैंड सारी चीजें पूरी कर रहा है, होटल ले जा रहा है, पिक्चर ले जा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, बर्थडे गिफ्ट्स दे रहा है, केक्स भेज रहा है, फ्लावर्स भेज रहा है, देन प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम को खरोंच के क्रिएट नहीं करना चाहिए। इफ वाइफ की ऑल नीड्स आर बीइंग फुलफिल्ड, देन आई थिंक ये बात को लेके कि आप मुझे आपकी सैलरी बता दो के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए। चुपचाप ड्रॉअर खोल के देख लेना चाहिए एक दिन की कितनी सैलरी है। मैट्रिमोनियल मेंटल हरासमेंट जो रहता है, ये केस में पुलिस कंप्लेंट कैसे लिखी जाती है, एंड इसका कुछ फॉर्मेट प्रोसीजर है जो आप बोलना चाहोगे हमारे जो वुमेन्स हैं उनके लिए? देखो, मेंटल हैरेसमेंट ऐसा डिफाइंड नहीं है, और एक कंसेप्ट है क्रूअल्टी जो कि एक बहुत मेजर ग्राउंड है डिवोर्स का, वो भी डिफाइंड नहीं है कि मेंटल क्रूअल्टी क्या हो सकती है। अभी सपोज हस्बैंड ने वाइफ के साथ बातें ही बंद कर दी, तो एक दिन दो दिन ठीक है नॉर्मली, बट देन ये महीने हो गए कि ये बात नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड ने वाइफ के हाथ का खाना खाना छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली नहीं दी, कुछ नहीं की, घर खर्च भी दे रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, बट उसने उसके हाथ का खाना खाना बंद कर दिया या उसके साथ बात करना बंद कर दिया, तो आफ्टर अ लेवल दिस कॉजेस ट्रॉमा ऑन द वाइफ। ये मेंटल क्रूअल्टी होती है कि कम्युनिकेशन स्टॉप कर दो, कंजुगल रिलेशन बंद कर दो। मतलब इंटीग्रल पार्ट है ना, कंजुगल रिलेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैरिज। कि वाइफ ने सपोज मना कर दिया कि नहीं, आई विल स्लीप इन डिफरेंट बेडरूम, मैं आपके साथ अभी नहीं सोऊंगी या कंजुगल रिश्ते नहीं रखूंगी,
तो कुछ हद तक ठीक है, बट देन आफ्टर अ वाइल वो एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है हस्बैंड को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मार पीट नहीं है या गाली गलौज नहीं है, बट बर्ताव ही कुछ ऐसा हो गया है, तो सामने वाले स्पाउस को उसकी वजह से ट्रॉमा होता है। तो वो मेंटल क्रूएल्टी बताना पड़ता है। सपोज कोर्ट में जा रहे हैं, डिवोर्स के लिए जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएल्टी, तो ये सब बयां करना पड़ता है। तो पेटिशन में भी करना पड़ता है और एविडेंस में भी करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि ये किस ढंग से आपको ट्रॉमेटाइज हो रहा है उसका बिहेवियर। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक इंडियन केस नहीं है ये ऑफ कोर्स, एक वाइफ ने कोर्ट में केस किया डिवोर्स का, मेंटल क्रूएल्टी। तो उसकी मेंटल क्रूएल्टी उसने क्या बयान की कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा घोरता है, स्नोरिंग करता है, तो वो आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स अ न्यूशन, जो मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, उसके बाजू में मैं सो नहीं सकती हूँ, इतना जोर से खराटे मारता है। तो ऑन दैट ग्राउंड शी सेड इट्स अ मेंटल क्रूएल्टी एंड मुझे डिवोर्स चाहिए। तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मेंटल क्रूएल्टी कि क्या क्या हरकत, क्या बर्ताव मेंटल क्रूएल्टी हो जाएगा। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक किसी का विदाउट परमिशन फ़ोन चेक करे या फिर विदाउट परमिशन कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें चेक करता रहे, तो ये इलीगल माना जाएगा या फिर इसके लिए कोई प्रोसीजर रहता है कोर्ट में कि ये इलीगल है, कंप्लेंट फाइल हो सकती है इसके रिलेटेड, ऐसा कुछ? देखो, एक दूसरे का मोबाइल चेक करना इज़ नॉट इलीगल, बट देन अगेन इमोशनल क्रूएल्टी, क्योंकि ना देखो कायदे ने सबको एक प्राइवेसी, एक स्पेस दिया है ना, राइट टू प्राइवेसी जैसे होता है, फंडामेंटल राइट है ना। तो एक दूसरे का मोबाइल चेक करना इज नॉट इलीगल, बट देन इट्स नॉट, डिसिप्लिन डजंट अलाउ इट, है ना। तो नहीं करना चाहिए। और देखो, शादी का रिश्ता एक ट्रस्ट पे रहता है, तो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो लव ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो रिश्ता फिर बहुत खोखला हो जाता है रिश्ता। तो ट्रस्ट रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रैपो होना चाहिए कि एक तो ज़रूरत ही ना पड़े कि एक दूसरे का मोबाइल चेक करने की इच्छा हो, या फिर करते हैं तो एक दूसरे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ना इसको होना चाहिए ना उसको होना चाहिए। तो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थिंग, देयर इज नथिंग लीगल इन इट, बट एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। तो ये सब उसके अंदर आता है। अगर जो हम एविडेंस एक्ट के अंदर जाते हैं ना, उसके अंदर एक प्रिविलेज दिया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ का इंटर से जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब चीज़ें रेलेवेंट है इसके अंदर कि भाई it's good to have trust rather than distrust and suspicion and spying बोलते हैं ना, this is not good in a this is not sign of a healthy relationship. अगर शादी के बाद ऐसा पता चले कि हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है बाहर, या फिर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ों में क्या लीगल ऑप्शंस रहते हैं, लाइक हाउ कैन अप्रोच द कोर्ट? हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या शादी के बाद कोई और महिला के साथ हस्बैंड का शारीरिक संबंध है, या वाइफ का हस्बैंड के अलावा दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध आता है, तो ये एक कारण, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके तहत डाइवोर्स की पिटिशन फाइल हो सकती है। और सिमिलरली सभी, मैंने बताया ना कि हमारा इंडिया के अंदर जो पर्सनल लॉ है, तो तकरीबन सभी रिलीजन में ऐसा है कि अगर जो शादी हो चुकी है, शादी इज़ अ कमिटमेंट, शादी हो चुकी है, उसके बाद कोई एक स्पाउस, आइदर हस्बैंड और वाइफ दूसरों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, तो वो एक ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स मांगने के लिए। ये प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि एडल्ट्रस रिलेशनशिप में आइदर हस्बैंड और वाइफ जो भी है वो है, तो प्रूव होने के बाद कोर्ट कैन डिसॉल्व द मैरिज। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट अलाउड। वो जो फाइन लाइन डिफाइन करता है ना कि लिव इन क्या है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है। अगर जो शादीशुदा लोग रिश्ते में रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, अपने पार्टनर को छोड़ के शादीशुदा है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, वो लिव इन नहीं रहता। मगर दो लोग एडल्ट, मैन एंड वुमेन, इफ दे आर इनटू रिलेशनशिप एज हस्बैंड एंड वाइफ, दैट
comes under live-in relationship. तो अगर ऐसा रहेगा कि वाइफ को पता नहीं है या फिर हस्बैंड को पता नहीं है कि उनका फिजिकल रिलेशन है कि नहीं, लाइक अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ये, बट चैट से पता चल रहा है या फिर वो लोग मिल रहे हैं बाहर या फिर ऐसे ही लोगों से पता चल रहा है दैट ही हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो फिर वो सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहेंगे? हाँ, तो मैंने जो बताया कि अगर जो शादी हो चुकी है और हस्बैंड दूसरे महिला के साथ शारीरिक संबंध में है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, जिसके बेस पे डिवोर्स हो सकता है। मगर आजकल सिचुएशनशिप, सोलमेट्स, फ्रेंडशिप, हायर लेवल देन फ्रेंडशिप बट लोअर देन वाइफ, लोअर देन हस्बैंड, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मतलब घर में 6 घंटे और बाकी का सारा टाइम उनका जॉब प्लेस पे स्पेंड करना पड़ता है, खाली पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी। तो ऐसे वक्त में काम करते करते कलीग के साथ एक इंटीमेसी क्रिएट हो जाती है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। और कभी कभी वाइफ से ज़्यादा हम हमारे कलीग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वाइफ है तो हस्बैंड से ज़्यादा कलीग के साथ ज़्यादा, तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोल सकते हैं। मे बी वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप में आ गया या फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर है, बट स्टिल वो ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल हम जिस एरा में चल रहे हैं, औरतें भी बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, पुरुष भी बाहर निकलते हैं, साथ में काम करना पड़ता है, 10-10, 12-12 घंटे एक क्यूबिकल में बैठ के काम करना पड़ता है। तो वो नेचुरल है कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए या एक दूसरे की कंपेनियनशिप अच्छी लगे। दैट डजंट मीन कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल, वो ग्राउंड नहीं बनता है कि उस पे डिवोर्स मांगा जा सकता है। जब शारीरिक संबंध तक बात पहुंच गई, रिपीटेडली शारीरिक संबंध स्थापित हो रहा है वो दोनों के बीच में शादी के बाहर, वो प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, तब जाके वो ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। शादी के बाद अगर ससुराल वालों ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो भी रहेंगे या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़ रहेगी वाइफ की, आफ्टर ऐसे झगड़े वगैरह होने के बाद अगर उन्होंने उनके पास रख दिए वो सब चीज़ें, तो वाइफ क्या करेगी? लाइक उसके पास कोई ऑप्शन रहेगा ये सब चीज़ों के? अभी इसके अंदर देखो, एक हिंदू मैरिजेस में कंसेप्ट है, स्त्री धन बोला जाता है कि शादी के वक्त एक औरत को, एक महिला को जो भी गिफ्ट्स मिलती है उसके माँ पिताजी की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से या कोई रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों से, हस्बैंड से, जो भी कुछ चांदी की या वैल्यूएबल्स, गोल्ड, डायमंड या और भी कोई गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीज़ें उसको गिफ्ट में मिलती है, वो स्त्री का, वो महिला का स्त्री धन माना जाता है। दिस इज अ लीगल कंसेप्ट। स्त्री धन जो है वो एब्सोल्यूट राइट होता है, वो महिला का एब्सोल्यूट राइट है। मतलब उसके अंदर शादी के बाद भी जब तक वो जीवित है वो उसका पूर्ण अधिकार रहता है वो वस्तुओं पे। तो ऑर्नामेंट्स एक ऐसी वस्तु है कि एक औरत को उसके पेरेंट्स देते ही हैं शादी में, तो वो उसका स्त्री धन बन गया। यही कंसेप्ट मोर और लेस सिमिलर मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी है, जिसको डावर बोलते हैं या मेहर बोलते हैं। ये सब उसकी धरोहर है। हाँ, तो अगर जो तलाक होता है, अगर जो मैरिज डिसॉल्व होता है, तलाक होता है, तो कायदे में भी ऐसा बोला गया है, कानून में भी ऐसा है कि उसको बोलेंगे फेयर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस, कि उसकी जो चीज़ें हैं उसको वापस कर दो, ताकि वो आगे की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए डिग्निफाइड वे में रह सकती है। तो वो जो डावर बोलते हैं वो उसको वापस मिलना चाहिए, जो शादी के वक्त उसको जो चीज़ें मिली थी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी है कि वो अगर जो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, वो सारी चीज़ें वो औरत को वापस करना पड़ता है उसको। तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं, जो शादी में गिफ्ट्स दिए जाते हैं वाइफ को, तो इन लॉज क्या करते हैं, उनके पास रख लेते हैं वो सारे गिफ्ट्स। तो ये सब सिचुएशन में ऐसा, मतलब हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन कि जहाँ पे ऐसे इन लॉज ज़बरदस्ती उनसे वो गोल्ड या फिर जो भी चीज़ें रहेंगे वो निकाल के ले लेते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर रिलीजन का है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन स्पेसिफिक है, हर रिलीजन का प्रॉब्लम है ये कि अब अगर जो थोड़ा सा हम पास्ट में जाके देखें ना, तो जैसे चाइल्ड मैरिजेस होते थे, तो फिर देन जो माँ बाप है वो देते वक्त ही जो भी कुछ देना है ना, वो अपनी बच्ची को नहीं देते थे, उसके इन लॉज के हाथ में सुपुर्द करते थे। तो ग्रेजुअली अब ऐसा हो गया है कि अभी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है,
बच्चे एडल्ट मैच्योर होने के बाद शादी हो रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिसका है वो उसके ही साथ रहे। तो उसके लिए शादी जब तय हो जाती है, एक डाउरी एक्ट भी है, उसके अंदर है कि जो भी कुछ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या बोला गया है कि डाउरी लेना गुनाह नहीं है, देना भी इक्वल गुनाह है। मतलब डाउरी देने वाले के ऊपर भी केसेस हो सकती है। तो मगर उसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर कि माँ बाप प्रेम से अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को जो भी देना है दे, और वो डिक्लेयर करे, एक लिस्ट बने, वो लिस्ट के अंदर सब लिखा जाए। जैसे जो भी ज्वेलरी खरीदी या कुछ चीजें खरीदी उसके बिल्स हैं, और उसके बाद वो लिस्ट के अंदर 2 विटनेसेस हैं जिनके सामने ये सब सुपुर्द होता है। तो ना ये बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं फ्यूचर में, वो आना थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है। मगर ये कौन मानता है? जब रिश्ता जुड़ता है ना, तो ये सब फॉर्मेलिटीज हम लोग नहीं करते हैं, करनी चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल थिंग है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा गहने, मतलब एक रिच फैमिली का मैं किस्सा बताती हूँ कि सपोज रिच फैमिली है, ससुराल वाले भी रिच है और पेरेंट्स भी लड़की के रिच है, तो उन्होंने बहुत सारा कुछ दिया है उसको शादी में। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स ने कि गहने जब इतने तुम ज़्यादा दे रहे हो ना, तो एक बैंक में बेटी के नाम का अलग लॉकर कर दो। चाहे तो हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट रखो या अपनी बेटी के नाम का लॉकर है, और ये सारा गहना जाके वो लॉकर में रहेगा और वो ऑपरेट करेगी, उसकी चाबी उसके पास रहेगी। तो उसका जो स्त्री धन है, उसका कंट्रोल और उसका ताबा बोलेंगे ना, उसका पोजेशन वो लड़की के पास रह सकता है। तो बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर खोलना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो चीज़ें दी जा रही है उसका लिस्ट बनाकर उसके रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस संभाल के रखे जाएं, और वो लिस्ट देते वक्त 2 विटनेसेस, एक लड़की के साइड का विटनेस, एक लड़के के साइड का विटनेस हो, तो आगे अगर जो प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी सी सुविधा हो जाती है सॉर्ट आउट करने के लिए। जो डाउरी एक्ट है उसके अंदर आप ऐसे पहले शादी के पहले राइटिंग में कुछ लिख सकते हो। सो एज वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटीज़, तो जहाँ पे लोग मानते हैं कि बिफोर मैरिज ऐसे आप, मतलब शादी होने से पहले आपको क्यों चाहिए ऐसे लिखा हुआ वगैरह। तो इज़ देयर एनी लाइक हम लोग कैसे कन्विंस करें सोसाइटीज़ को कि ये नेसेसरी है एज अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम एंड बेटर फ्यूचर शादी के लिए? देखो हम इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि ये करना ज़रूरी है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं थी, कोई ज़रूरी नहीं था, एक शादी का फ़ोटो, शादी की पत्रिका बता दो और मतलब बस वो प्रूफ है। मगर आजकल लोग समझ रहे हैं, जिनकी शादी हो रही है वो भी और उनके माँ बाप भी समझ रहे हैं कि शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। पहले बच्चे होते थे पैदा, बर्थ सर्टिफिकेट मायने इतना नहीं रखता था, कहीं ना कहीं एंट्री हो गई, हॉस्पिटल में हो गई, कॉरपोरेशन में हो गई, बस ठीक है, ज़रूरी नहीं था। मगर आज ना बर्थ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी हो गया है, हम लेते हैं। आधार कार्ड, कहीं भी जाओ तुमको आइडेंटिटी तुम्हारा बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आइडेंटिटी है। टैक्स के लिए तुम्हारे पैन कार्ड ज़रूरी हो गए हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी तरह ये सब चीज़ें समझाते हुए हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कोई अच्छी आदत की। अच्छी आदतें को टाइम लगता है हैबिट होने में, अच्छी हैबिट। बुरी आदतें बिना बोले लग जाती हैं, तो समय लगेगा। मगर जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने ये प्रथा चालू करनी चाहिए कि भाई अगर जो हम देन लेन कर रहे हैं कुछ शादी में, बेटी को कुछ दे रहे हैं, तो उसको लिखें और उसके साथ उसके रिसिप्ट्स भी लगाएं। कुछ हेयरलूम जैसे वारसागत होती है, जैसे दादी की थी, माँ को मिली, बेटी पोती को मिल रही है, तो उसका भी मेंशन करें अगर उसकी रिसिप्ट नहीं है तो, कि ये कहाँ से आई, ये वैल्यूएबल चीज़ और इसका क्या वैल्यू, मतलब जैसे हमारी पुश्तैनी चीज़ है। एंड 2 विटनेस रखें। और ये कहीं ना कहीं जो समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने ये चालू करना पड़ेगा, ताकि ना कोर्ट में भी काफ़ी कम समय लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व होने में। कभी कभी लिखा पढ़ी की गई है बराबर तो प्रॉब्लम्स होते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अरे हमने तो लिखा है, तो कागज़ है, तो डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर तो विटनेस है, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया में अभी भी प्री नुप्चुअल एग्रीमेंट वैलिड नहीं है।
तो ये जो हम कर रहे हैं ना, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, कुछ हम तो स्त्री धन है उसका मेंशन करें, बट उसको प्री नुप्चुअल एग्रीमेंट का कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्री नुप्चुअल एग्रीमेंट तो इनवैलिड है। अभी हमारे कायदे में नहीं है प्री नुप्चुअल एग्रीमेंट। वो जो देन लेन हो रहा है उसके बारे में लिखा पढ़ी करके 2 विटनेस लेना, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अगर कोई हस्बैंड या वाइफ या तो इन लॉज जो भी रहेंगे, तो अगर वो सोशल मीडिया पे जाके कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास कर या फिर कोई बदनामी कर रहे, तो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं क्या वो सब केसेस में? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफेमेशन का डेफिनेशन भी है बीएनएस में कि क्या किया जाए तो वो डिफेमेशन होता है। मैंने पहले के आंसर में भी कहीं बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। वाइफ ने कुछ मैसेज किया हस्बैंड को व्हाट्सएप पे या एंड कुछ उसके बारे में कुछ डिफेमेटरी बोल दिया, बदनामी वाला बोल दिया, या कुछ उसके लिए कुछ ऐसे शब्द यूज किए या कुछ उसके ऊपर एलिगेशन कर दिए जो कि डिफेमेशन होती है, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। डिफेमेशन का एक बहुत अहम एलिमेंट है कि वो जो डिफेमेटरी मैटर है उसका पब्लिकेशन हो। जब तक कि वो डिफेमेटरी मैटर पब्लिकेशन के अंदर नहीं जाता है या और लोगों के नॉलेज में नहीं आता है, वो डिफेमेशन नहीं होता है। तो प्राइवेट जो पर्सनल कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में का है, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट पब्लिश्ड, वो डिफेमेशन नहीं होगा। मगर यही किस्सा, वाइफ ने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ लिखा, सब एलिगेशन किया डिफेमेटरी, और वो फैमिली ग्रुप पे डाल दिया या फ्रेंड्स के ग्रुप पे डाल दिया, देन वो डिफेमेशन होता है। क्योंकि जिसका हम डिफेमेशन कर रहे हैं उसके अलावा और लोगों के नॉलेज में ये बात आनी चाहिए, तब जाके डिफेमेशन के डेफिनेशन में वो बैठेगा और तब जाके एक्शन ले सकते हैं। तो ले सकते हैं, डिफेमेशन का केस भी होता है। नॉर्मली अभी हम कोर्ट में देखते हैं कि, और मैं ड्राफ्ट भी करती हूँ बहुत सारे कंसेंट टर्म्स, कि जब डिवोर्स होता है ना तो एक कंडीशन डालते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में कि शादी के वक्त का या जब कोर्टशिप था वो वक्त के कुछ भी फोटोज या तब की बातें या तब का कुछ भी कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, डिवोर्स के बाद सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया जाएगा। ये दोनों के ऊपर कंडीशन होती है कि जो भी कुछ हुआ है, अगर जो होता है तो वो ब्रीच हो जाता है, फिर वो डिफेमेटरी अगर जो है तो डिफेमेशन में भी जा सकता है। इफ हस्बैंड को डिवोर्स लेना है एंड वाइफ रेडी नहीं है वो सब चीज़ों के लिए, तो हस्बैंड कैसे प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकता है फॉर डिवोर्स? देखो, एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए और एक को नहीं चाहिए, तो वो कंटेस्टेड केस हो जाएगी। मतलब जिसको चाहिए उसने ग्राउंड प्रूव करके कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री लेना लाजमी है। मगर जब दोनों रेडी है, कभी कभी बहुत सारे केसेस में आजकल ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी होते हैं, दोनों की इच्छा होती है कि हमको अभी ये रिश्ते में नहीं रहना है, हमको मैरिज डिसॉल्व करना है, तो वो लोग म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले सकते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट में जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए रेडी होते हैं तो डिवोर्स फाइल करने के पहले काफ़ी सारा सेटलमेंट वो आउट ऑफ कोर्ट करके फिर कोर्ट में आते हैं कि बस हमारा सब कुछ सेटल हो गया है, मेंटेनेंस हो, स्त्री धन हो, एकोमोडेशन हो, बच्चों की कस्टडी हो, ये सब इश्यू पे सेटलमेंट करके देन म्यूचुअल कंसेंट का फाइल करते हैं वो कोर्ट के अंदर, तो इजीली उनका डिवोर्स हो जाता है 6 महीने रिफ्लेक्शन का टाइम देने के बाद। मगर हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए और वाइफ मना करती है, तो हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा कि जो ग्राउंड्स अवेलेबल है हमारे पास, हाँ, जो भी जैसे 13 ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो ऐसे सब रिलीजन में ग्राउंड्स दिए गए हैं। वो ग्राउंड में अगर जो वो प्रूव कर सकता है तब जाके ही कोर्ट उसका डिवोर्स पास करेगा डिक्री, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। मगर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए तो उसको डिवोर्स मिलना ही है, ऐसा है। हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स नहीं है, एक पार्टी को चाहिए तो उसको सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी और वो प्रूव करता है तो ही उसको डिवोर्स मिलता है। अच्छा। हमारे पास अभी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी ग्राउंड नहीं है, तो वो ग्राउंड पे भी नहीं मिलता है डिवोर्स जैसे बाकी कंट्रीज में है। तो हमारे एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे डेजर्शन हो, एडल्ट्री हो, क्रूअल्टी हो, रिलीजन चेंज करते हैं समझो कोई, तो भी वो भी एक ग्राउंड हो जाता है।
देन किसी को कन्विक्शन हो गया, हस्बैंड को या वाइफ को कोई क्राइम के अंदर, तो कन्विक्शन हो गया, ये सब चीज़ें हाँ क्रिएट होती हैं। अगर शादी के बाद वाइफ हस्बैंड के पैसों का मिसयूज़ करे या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करे, तो ये सब सिचुएशन में हस्बैंड कुछ लीगल एक्शन कैसे लेगा? लाइक जैसे मैं एक इलिस्ट्रेशन बताती हूँ कि वाइफ ने बिना हस्बैंड के नॉलेज कोई लोन लिया या प्राइवेट फाइनेंस लिया, हस्बैंड को नहीं बताया, और उसके बाद उसने वो जो कमिटमेंट था फुलफिल नहीं किया, ईएमआईज नहीं भरे, और उसके पास अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी कि आई एम अर्निंग या मेरा इतना अर्निंग है, और उसके बेस पे कुछ उसने लोन लिया और अब रिपे नहीं कर पा रही है, एंड बाद में हस्बैंड को पता चलता है कि भाई ये सब ऐसा ऐसा हो गया है, ये मेरे नॉलेज के बिना इसने इतना सारा मिसयूज ऑफ फंड्स हो गया है, ये एक मेंटल क्रूअल्टी हो जाती है ना, ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। एक मेरे पास केस था कि हस्बैंड ने लोन लिया था और वाइफ को पता नहीं था कि हस्बैंड ने लोन लिया है, एंड देन वो कुछ टाइम उसने ईएमआई भरा और बाद में वो नहीं भर पा रहा था ईएमआई, तो काफ़ी सारे जो रिकवरी के लोग रहते हैं बैंक के, वो घर आने लगे जब हस्बैंड नहीं है, एंड दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग वाइफ कि आप तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो उसकी वाइफ हो, अभी वो नहीं भरता है तो यू स्टार्ट पेइंग, तुम्हारे गहने दे दो, तुम्हारा स्त्रीधन होगा वो बेच के पैसे करो, घर किसका है, घर किसके नाम से है, अननेसेसरी बहुत सारा उसको ट्रॉमा हो रहा है। एंड देन शी आस्क्ड द हस्बैंड, उसने कुछ बताया नहीं, तो ये उसके लिए ट्रॉमेटिक हो गया था। शी केम टू कोर्ट फॉर डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड कि ये ऐसा हो रहा है। और सिमिलरली सपोज हस्बैंड ने अपने पैसे कुछ जमा करके रखे हुए हैं, उसने संभाल के रखे हैं घर के अंदर, और बिना उसके परमिशन के वाइफ ने अपने भाई को दे दिए या फ्रेंड को दे दिए, या कुछ खरीदी कर लिया जो नेसेसरी नहीं था, या ऐसे कुछ किया, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है, वो हस्बैंड के लिए क्रिएट हो सकता है ग्राउंड कि ऐसा करना सही नहीं है। डिवोर्स फाइनल होने से पहले बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी या विजिटेशन राइट्स जो रहते हैं, उसके लिए क्या लीगल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए पेरेंट्स को? ये भी सारे पर्सनल लॉज में डिफाइंड है। नॉर्मली अभी जो इंडिया में दो डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर कस्टडी के केसेस चलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन का केस है और कौन से रिलीजन के बच्चों की कस्टडी डिसाइड हो रही है। दो प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। तो कोर्ट ये देखता है कि बच्चा किसके पास रहेगा तो वेलफेयर उसका रहेगा, उसका बेस्ट इंटरेस्ट कौन से पेरेंट के साथ है। एक समझ थी बहुत सालों पहले कि 5 साल से छोटे बच्चे माँ के पास ठीक है और उसके बाद फादर नेचुरल गार्डियन, मगर ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है मदर एंड फादर दोनों इक्वल फुटिंग पे रहते हैं। ये तय करना होता है कि बच्चा किसके कस्टडी में सुकून से और महफूज रहेगा और उसका बचपन, उसका इनोसेंस, उसके नीड्स कहाँ कैटर होंगे, कौन से पेरेंट के पास अच्छे से कैटर होंगे, तो कोर्ट कस्टडी उनको देता है। पेरेंट्स कोर्ट में जाने के पहले आपस में भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम कस्टडी मदर को देंगे, मदर काम नहीं करती, फादर कैन से कि तुम बच्चे रखो, तुम बच्चे संभालो, मैं मेंटेनेंस एजुकेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा, मुझे विजिटेशन चाहिए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है कोर्ट में जाने के पहले भी। मगर जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है तो कोर्ट डिसाइड करता है। तो कोर्ट विल सी कि वेलफेयर कहाँ है, बेस्ट इंटरेस्ट कौन से पेरेंट के पास है, तो फिर बच्चा उनको मिलता है, कस्टडी उनको मिलती है। ये भी एक बहुत गैर समझ है सब लोगों में कि लड़की है तो कस्टडी माँ को मिलेगी, लड़का है तो कस्टडी फादर को मिलेगी। ऐसा नहीं है, लड़की भी है और उसका वेलफेयर फादर के साथ है तो कस्टडी लड़की की भी फादर के पास जाएगी। तो वो जेंडर वाला इश्यू नहीं है इसके अंदर कि लड़की माँ के पास, लड़के बाप के पास, ऐसा नहीं है। बच्चे जहाँ महफूज रहेंगे, जहाँ वेलफेयर उनका प्रोटेक्ट होगा, वो पेरेंट के पास कोर्ट हैंड ओवर करते हैं कस्टडी। आफ्टर डिवोर्स अगर और लीगल जुडिशियल सेपरेशन, अगर वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा चाहिए रहेगा तो फिर उसके लिए कैसे लीगल प्रोसीजर? कुछ नहीं है। वंस डिवोर्स हैपेंस तो लीगल रिश्ता ही डिस्कनेक्ट हो गया ना। तो एलिमनी के हद तक तुम्हारा वाइफ का हक रहता है, शेल्टर के हद तक रहता है, उसका स्त्रीधन वापस मांगना रहता है।
बट वंस डिवोर्स हैपेंस, फिर उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें मुझे शेयर चाहिए, इतने एक्सटेंडेड राइट्स नहीं है अभी तक। जैसे लीगल टाई डिसॉल्व हो गया, मतलब रिश्ता ही डिसॉल्व हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद नहीं मांग सकते। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एलिमनी कम पड़ गई या कुछ, तो वो राइट टू मेंटेनेंस डिवोर्स के बाद भी सरवाइव होता है। मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा और ये सब, वंस डिवोर्स हैपेंस लेटर, पार्टीशन और ये सब राइट्स नहीं रहते हैं डिवोर्स के बाद। अच्छा, हमारा एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि शादी के दौरान अगर हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी और बाद में डिवोर्स हो गया, तो क्या हस्बैंड प्रॉपर्टी वापस ले सकता है? नहीं मांग सकता है, नहीं मांग सकता है। अगर जो उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया है, वॉट एवर गिफ्ट है, कन्वेंस डीड है, वॉट एवर, तो वंस इट इज़ गिवन, वो वापस रिवोक करके वो वापस नहीं ले सकते हैं, अनलेस बहुत ही कुछ एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है या कुछ उसके अंदर ही कुछ कंडीशन है, तो अलग बात है। बट नॉर्मली इन जेनेरिक सेंस अगर जो हम ऐसे देखते हैं ना, तो एक बार दिया हुआ वापस नहीं मांग सकते, नहीं, बिकॉज डाइवोर्स हो रहा है वापस दो, ऐसे नहीं हो सकता है। ये आपने अभी जो मेंशन किया कि देयर आर स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अंदर हस्बैंड क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी वापस जो ऑलरेडी दी हुई है, तो व्हाट आर दो स्पेसिफिक कंडीशन जो जिसमें हस्बैंड क्लेम? अभी फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि अगर जो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की या गिफ्ट दी, सपोज फॉर एग्जांपल, ही कैन मेंशन कि अगर जो हमारा इन फ्यूचर डिवोर्स होता है तो दिस वुड बी योर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एलिमनी, इसके अलावा आप मेरे से कुछ नहीं मांगोगे, या आप ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दोगे और फिर मैं कुछ आपको इसके अलावा कुछ और सेटलमेंट। तो उसके लिए वाइफ की भी कंसेंट चाहिए होती है कि ये एग्रीमेंट जो होता है ना, तो वो दोनों की कंसेंट से होता है। ये बहुत रेयर सिचुएशन है ऐसा कि वंस ट्रांसफर्ड ओनली बिकॉज डिवोर्स हो रहा है वो वापस मांग लो, नहीं होता है। गिफ्ट में कभी कभी पेरेंट्स कुछ कंडीशंस डालते हैं बच्चों के इसके ऊपर कि कंटिंजेंसी डालते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा वैसा, रिवोकेबल गिफ्ट भी कभी कभी होता है। बट हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर की और डिवोर्स हो गया तो ही कैन नॉट क्लेम इट बैक, दैट इज द रूल। सो एवरीथिंग शुड बी डन बिफोर डिवोर्स। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पहले जो भी है कंडीशंस मेंशन रहने चाहिए। हाँ, क्लैरिटी रहनी चाहिए। एक ऐसा भी क्वेश्चन है जहाँ पे अगर औरत का हस्बैंड पहले से गुजर गया है, लाइक उसकी डेथ हो गई है एंड उसका एक बच्चा हो और दूसरी शादी कर ली हो, तो पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उस बच्चे का कुछ हक वगैरह रहता है? पूरा का पूरा हक रहेगा। डिवोर्स हुआ है ना, डेथ हुई है, विडो है वो, मतलब विडो है एंड देन विडो मैरिज, तो उसका जो हस्बैंड था जिसकी वो विडो है और उनका जो बच्चा, उसकी पूरे राइट सर्वाइव होते हैं। उसके राइट में, वो बच्चे की राइट में कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वो सारे राइट, सारे हक उसको मिलते हैं। उसके फादर के प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब ग्रैंडफादर की भी अगर जो प्रॉपर्टी है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें भी उसका राइट रहेगा। इन एडिशन टू इट, अगर जो ये विडो ने जिसके साथ शादी की है वो बंदा ये बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो फिर उसके भी, मतलब अडॉप्टेड फादर के प्रॉपर्टी में भी फिर उसको राइट्स मिल जाते हैं। बच्चे को अडॉप्शन है तो। सो जो पहले डेथ हुई है हस्बैंड की, अगर उसके प्रॉपर्टी में हमें क्लेम करना है, रिलेटिव्स अपोज कर रहे हैं वो सब चीज़ों के लिए कि आपको नहीं मिल सकता है बिकॉज यू आपकी दूसरी शादी हो चुकी है, तो वो सब चीज़ों में हम लोग कैसे लीगल अप्रोच करते हैं? देखो, वाइफ के, मैंने आपको पहले भी बताया ना वो क्वेश्चन के आंसर में कि डेथ हो गई तो भी वाइफ को भी टिल शी री मैरिज हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट रहता है। बट द मोमेंट शी री मैरिज तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। मगर जो बच्चे हैं वो तो सिविल कोर्ट में जाके, जैसे चाचा है या ग्रैंडफादर है, बुआ है, सब मना कर रहे हैं ना, तो भी दैट चाइल्ड कैन अप्रोच सिविल कोर्ट एंड सीक हिज शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। आप इतने साल फैमिली कोर्ट में एज अ जज करके आपने सर्व किया है, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? ऐसे कोई एक टिप नहीं बता पाऊंगी मैं, कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है सक्सेसफुल मैरिज का। बहुत सारी छोटी छोटी, चाहे वो एकदम हमको ऐसा लगे कि अरे ये तो एकदम छोटी सी बात है, मगर
उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे एक अच्छी फिल्म के लिए क्या ज़रूरी है, तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो एक अच्छे सक्सेसफुल मैरिज के लिए आई वुड से कि अंडरस्टैंडिंग 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 इज़ द मंत्रा। मगर वो वन साइडेड नहीं रहनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, लव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब मिलती है तब जाके वो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बॉन्ड क्रिएट होता है एक मैन एंड वुमेन में। एंड देन दे आर अ फैमिली, उनके बच्चे हैं तो वो एक हैप्पी फैमिली के जैसे रह सकते हैं। तो जैसे हमको एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका जैसे फाउंडेशन ज़रूरी है, उसके बाद से फाउंडेशन अच्छा है तो भी बिल्डिंग टिक जाएगी ऐसा नहीं है। उसके वॉल्स अच्छे होने चाहिए, उसके पिलर्स अच्छे होने चाहिए, उसके कॉलम्स अच्छे होने चाहिए, उसका रूफ अच्छा होना चाहिए। तो यू नो शादी के पहले से और शादी जब हो रही है तब और शादी के बाद, ये सब फेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे बनता है रिश्ता। मतलब सिर्फ एक चीज़, आजकल ऐसा है कि ब्यूटीफुल मतलब सबको ब्यूटीफुल ब्राइड चाहिए, हैंडसम हस्बैंड चाहिए, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद तुम सिर्फ वो ब्यूटीफुल और हैंडसम को देख के पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। तुम्हारे अंदर डिफरेंसेस नहीं, तुम्हारे अंदर कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। बिगिनिंग में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग से और समझदारी से होता है। तो ऐसे एक टिप नहीं है, मगर ये सब क्यूमुलेटिव जब आ जाता है तब जाके हैप्पी होम हो जाता है। होम हैप्पी होम जो हम बोलते हैं, तो ये तब होता है। एंड देन यू पास ऑन दिस, मतलब एक स्प्लिट फैमिली है या सेपरेटेड पेरेंट है, सेपरेटेड कपल है, सिंगल पेरेंट है, तो ये डाउन द लाइन उनके बच्चे इफेक्ट होते हैं इससे। हाँ, तो हैप्पी फैमिली के बच्चे भी बहुत साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड दुनिया फेस करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि अगर जो तुम एक ट्रबलसम फैमिली के बच्चे लो तो उनको भी मतलब बचपन से ही प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो ये ज़रूरी है कि सेकेंड जनरेशन हमारा अच्छा हो, इसके लिए हम समझदारी से काम करें ताकि हम एक अच्छा जनरेशन आगे का तैयार कर सके जो पीसफुली रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके रहे, जेंडर इक्वालिटी समझे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और एक हैप्पी लाइफ व्यतीत करें। इसके अलावा और भी ये बहुत ज़रूरी है कि देखो शादी है, दो लोग साथ में रह रहे हैं तो डिस्प्यूट तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हैप्पी चल रहा है, थोड़े से डेंट्स भी आएंगे, थोड़े से झगड़े भी होंगे, थोड़े से डिफरेंसेस भी होंगे। तब ज़रूरी बनता है कि हम हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं या जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो समझदार है, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करें, थोड़ा सा उनका गाइडेंस लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बहुत अच्छी प्रथा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि जब किसी का एंगेजमेंट होता है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो शादी से पहले वो लोग को चर्च में बुला के काउंसलिंग करते हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे तुम व्यतीत करोगे। हिंदू पद्धति में देखेंगे तो जब सप्तपदी होती है तो एक 7 वचन लिए जाते हैं। तो वाइफ भी वचन देती है, हस्बैंड भी वचन देता है कि वो पूरी लाइफ उसको संभालेगा, वाइफ भी अपने कमिटमेंट्स देती है। ऐसे हर रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, वो हम एक कस्टम समझ के भूल चुके हैं। मगर आज फिर से ज़रूरी है कि हम वो रूट्स में जाएं और समझें कि ये क्यों बनाए गए हैं और इसका अर्थ क्या है और ये हाउ इट हेल्प्स इन टुडेज लाइफ टू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि शादी, एक अच्छी शादी का फाउंडेशन शादी के पहले से शुरू होता है और अंत तक चलता है, जीवन जब तक चलता है तब तक चलता है। तो आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके पास कोई ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा यादगार है आपके लिए? ओह, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो यादगार है और स्पेशल है। और 2 चीज़ें बताऊंगी मैं पूना में थी फैमिली कोर्ट जज। तब एक मैटर चल रहा था मेरे कोर्ट में एंड वो जो लड़का था कपल का, वो फादर के साथ रह रहा था एंड मदर को उसका एक्सेस भी नहीं चाहिए था फॉर व्हाट एवर रीज़न, रॉन्ग राइट।
मगर वो लड़का हमेशा हर डेट को, एक 8-9 साल का बच्चा होगा, हर डेट को कोर्ट में आता था वो। तो एक बार मैंने देखा, मैंने बोला चलो आया होगा, नेक्स्ट टाइम भी देखा, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये स्कूल मिस करके क्यों आता है। तो मैंने उसके फादर को बोला कि भाई आप इसको हर डेट को कोर्ट में लेके आते हो, क्यों लेके आते हो, तो वर्किंग डेज है, उसका स्कूल नहीं है। तो बोले मैडम है, मगर वो उसकी माँ को देखने आता है कि मेरे साथ रहता है, माँ ने एक्सेस मांगा नहीं है, फॉर वट एवर रीज़न उसको एक्सेस भी नहीं चाहिए बच्चे का, मगर बच्चे को तो माँ से मिलना है, तो हर डेट को आता है ताकि 2-4 घंटे अपनी माँ को देख सके। और फिर मैंने समझा बुझा के उनका एक्सेस शुरू करवाया, मैंने माँ को बोला कि नहीं तुम मिलो एंड ऑल दैट। और फिर एक बार वो पता नहीं वो बच्चा कहीं गिर गया होगा और उसके हाथ में प्लास्टर था, तो वो 2 डेट्स नहीं आया था। तो आई वॉज लिटिल, जैसे मुझे भी आदत हो गई थी वो बच्चे को देखने की, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आ रहा है वो एक्सेस के लिए, तो मैडम अगली डेट को आएगा। एंड देन व्हेन ही केम, उसके प्लास्टर के ऊपर उसने स्वाति लिखा था, मतलब मेरा नाम लिख के आया था वो बच्चा। एंड देन बाद में मुझे मतलब उसको ऐसा था कि उसकी मदर का नाम भी स्वाति ही था। तो वो लिख के आया था कि आप भी मेरी मदर जैसी हो। एंड मतलब इट वाज वेरी इमोशनल, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट उसने प्लास्टर पे ऐसे लिखा था मेरा नाम, एंड ही वाज शोइंग इट। मैं डायस पे थी तो ऐसे बता रहा था मुझे, छोटा बच्चा। तो ये एक बहुत मेरे लिए एक इमोशनल ऐसा था कि कितना इनोसेंस है वो बच्चे में, और एज एडल्ट्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम कितना नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, जो हमने सबने मिलके करना चाहिए। अच्छा, दूसरा भी एक है किस्सा, वो बॉम्बे का है। एक केस बहुत पुराना डाइवोर्स का पेंडिंग था। जब मैंने पेपर्स देखे तो पता चला कि वो जो वाइफ है वो मेंटल एसिलम में, थाना मेंटल एसिलम में है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से है, और हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है। तो मैंने फिर सब छानबीन की, सब पता किया, और फाइनली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वो लेडी को बुलवाया, मेंटल एसिलम से प्रोड्यूस करने का ऑर्डर किया, फिर उसको लेकर आए। बीच में कोरोना था, उसमें थोड़ा डिले हुआ, बट फाइनली शी वाज इन फ्रंट ऑफ मी। फिर मैंने उसके साथ बातचीत की, तो वो ऐसे मेंटल एसिलम में रखने जैसा उसका कुछ मेंटल स्टेटस नहीं था। एंड देन शी वांटेड टू गो बैक टू हर हस्बैंड, और हस्बैंड ने ऑन द ग्राउंड कि माय वाइफ इज मेंटली अनसाउंड डाइवोर्स का क्लेम कर रखा था। वो केस के अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट जो पुराना था, जो रिपील हो गया, और 2017 में एक नया एक्ट आया, उसके प्रोविजंस लागू नहीं किए हुए थे, मतलब बहुत सारी एनोमलीज थी। फिर मैंने एक मेडिकल मतलब एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि ये लेडी को मेंटल एसिलम में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कई साल पहले ही रिलीज़ हो सकती थी। तो फिर फाइनली मैंने सेटलमेंट करवाया, और हस्बैंड फाइनली एग्री हुआ उसको वापस ले जाने के लिए। इतने सालों के बाद, 12 साल, ऑलमोस्ट 12-13 साल वो लेडी मेंटल एसिलम में रही, और फिर वापस उसके हस्बैंड के साथ घर गई। ये जब थोड़ा सा पब्लिश हुआ था, ये पेपर में आया था, तो एक बहुत ही रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर हरीश शेट्टी, उन्होंने ये पढ़ा, और उन्होंने वो सर्टिफाइड कॉपी ली ऑर्डर की, और उन्होंने बोला कि मैडम एक जज की सेंसिटिविटी से एक लेडी छूट गई, मगर ऐसे तो कितने सारे लोग पड़े होंगे वो मेंटल एसिलम में, उनका कौन है, उनका वाली कौन। उन्होंने PIL किया हाई कोर्ट में, और उसके बाद मैंने पूरा फॉलो नहीं किया है वो जजमेंट में। मुझे डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बताया कि मैडम बहुत सारे लोग, करीब 70-80 लोग छूटे हैं, जो छूटने लायक थे, बट वहाँ लैंग्वेज हो रहे थे, वहाँ पड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लीगल फ्लॉ हो रहा था। तो वो लेडी तो चलो बाहर निकली, बट उसकी वजह से दूसरे जो अटके हुए थे मेंटल एसिलम में, वो भी रिहा हुए। तो ये भी एक बहुत टचिंग लगता है मुझे। आज के क्वेश्चंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो ये इनिशिएटिव है, जो क्वेश्चन आंसर आज मुझसे पूछे गए, एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया। बेसिकली ये कोई बहुत ऐसे बड़े कानूनी प्रश्न नहीं थे, ये ऐसे प्रश्न थे जो आम औरतों को आम जिंदगी जीते जीते सामना करना पड़ता है इन प्रश्नों का।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं या छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बनने से हम रोक सकते हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने ये बहुत ही सेंसिटिव इनिशिएटिव लिया है कि ये जो महिलाएं हैं जिनकी एकदम छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको छोटा सा सॉल्यूशन वहीं के वहीं देकर वो प्रॉब्लम को बड़ा होने से कैसे रोका जा सकता है। या कभी कभी जहन में ऐसा कुछ प्रश्न है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये किससे जाके पूछें और इसका जवाब क्या हो सकता है। इतना सा पूछने के लिए मैं पुलिस स्टेशन कहाँ जाऊँ, इतना सा छोटा सा सवाल पूछने के लिए मैं कोर्ट कहाँ जाऊँ, प्रोबेशन ऑफिसर के पास क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ। ये क्वेश्चंस इस प्रोग्राम के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। आपके जहन में भी अगर जो कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप ग्लोबल केयर फाउंडेशन को ईमेल कर सकते हो, इनके पास आकर इनके ऑफिस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ये प्लेटफॉर्म से आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का, आपके प्रॉब्लम का, आपकी दिक्कत का हम सॉल्यूशन आपको दे पाएँ और आपके लिए जो भी कुछ सुविधा हम कर सकते हैं उपलब्ध, वो करने का कोशिश कर सकते हैं हम लोग।